एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ करो तैयारी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी की सीरीज़ में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर, जो है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी एक लड़की है जो पुस्तकालय लाइब्रेरी में गई है। देखिए वहाँ पे उसके अंदर क्या विचार आता है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबें से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है। चलो पता लगाते हैं वेद क्या है। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता ऋग्वेद में बहुत महत्वपूर्ण थे। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध के देवता, अग्नि आग के देवता थे, इंद्र युद्ध के देवता थे और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। आज हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। यहाँ पे देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोपी का मिला हुआ रूप है। भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बती बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उन्हें भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन 2 नदियों को मानचित्र 1 में, इसको हमने पीछे देखा ही था। देखिए ये संवाद हो रहा है। इस संवाद को हम लोग देखते हैं। संवाद देखिए,
विश्वामित्र हैं और नदी हैं। विश्वामित्र कह रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या कह रही हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। ये सब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो भी है संवाद हुआ है, तो ऋग्वेद था जो संवाद के रूप में ही था। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। किसके किसके लिए? मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग, जो युद्ध होता था उसमें जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं थी। क्या नहीं था? कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध शांति के विषय और में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा गया है जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग क्या थे? राजा। एक क्या थे? पुरोहित थे और दूसरे क्या थे? राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु या उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यहाँ राजा उनको बनाते थे जो लोग वीर होते थे, साहसी होते थे, रक्षा करते थे। ये नहीं कि जैसे बाद के राजा बनने लगे, वंशानुगत हो गया राजा का पद, ऐसा सिस्टम नहीं था। पिछले कुछ अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। विश और जन के नाम कहाँ पे मिलते हैं? ऋग्वेद में। इसलिए हमें पुरुजन या विश जन, भारत जन, यदुजन, विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जानना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यानी जो प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। खुद को तो वो आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, उन्हें ही दस्यु कहा जाता था। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें के मालिक की जायदाद माना जाता था। जो कभी भी मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय दूसरी जगहों पर भी एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की।
ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, ऊपर और नीचे, अंदर बाहर। ये देखिए, ये महापाषाण का चित्र देखिए, कैसे बड़े बड़े, देखिए बड़े बड़े पत्थर दिखाए जा रहे हैं। इनसे देख करके शव को दफनाने की एक प्रथा थी ये महापाषाण। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उनमें उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुओं को दफनाना। देखिए, ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान शिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों के बने हुए कमरों में जाने का रास्ता है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिनको ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, इनके साथ ही मिले हैं। लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थरों के और सोनों के गहने। किसके साथ? लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान और पत्थर और सोने के गहने, इन सब के साथ क्या होता था? कब्रों में दफनाया जाता था। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, हड़प्पा में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, कई बाईं ओर देखिए घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, एक कटार, ये देखिए कटार हैं, ये कुल्हाड़ी हैं, सब ऐसे चीज़ें मिली हुई हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को हमने देखा पीछे। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अनुयायी। देखिए 33 सोने के मनके और शंख, ये कहाँ से पाए गए हैं? ये ब्रह्मगिरी से पाए गए हैं। और ये जो इनका दफनाने का तरीका था, दफनाने के साथ जो वस्तुएं, जो सामान रखते थे, ये उस समाज की विभिन्नता को दर्शाता है। जो अमीर थे वो ज़्यादा चीज़ें रख रहे हैं, जो गरीब हैं वो साधारण चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ही रख रहे हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, मानचित्र 2 में हमने इनाम गांव को देखा था। आप अगर नहीं देखें तो हमारे पहले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की जगह है। इस पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा दिया जाता था। उन पर सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया है। ये कहाँ पे मिला है? इनाम गांव में। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। शायद ये वहाँ के किसी बड़े सरदार का घर रहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़े कमरों में उसको दफनाया गया है और वो गांव के सबसे बड़ा घर है।
इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थीं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका था उसकी हड्डियों की जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता किसने लिखी है? ये चरक नामक एक वैद्य ने लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत को भी हड्डियां जोड़ लिया है और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई जाती है। अन्यत्र एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या सवाल होते थे? क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? या फिर हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। जब इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं तो भविष्यवक्ता इन दरारों को क्या करते थे? ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़ी बड़ी नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। कहाँ के लोग? चीन के लोग। उपयोगी शब्द हैं वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। और चरक 2000 साल पहले थे। चरक ने ही चरक संहिता लिखी है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।